नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जय श्री राम आप सभी को और स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे फौजी लाइफस्टाइल पे। तो कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अपना भाई सुनील यादव और आज लेके आया हूं अगेन तुम्हारे सामने 35 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के। जैसा कि नर्सिंग असिस्टेंट के पेपर में तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं वैसे के वैसे हूबहू क्वेश्चन है। माना कुछ इजी होंगे, माना कुछ हार्ड होंगे, आप सभी को करने हैं। सारे क्वेश्चंस तुम्हें देखने होंगे, सारे क्वेश्चंस तुम्हें करने होंगे। जितने भी क्वेश्चंस तुम करो वो सारे के सारे मुझे बताना पहले कि भाई मेरे 15 में से 12 क्वेश्चन बायो में हुए, 30 में से टोटल क्वेश्चन इतने हुए। जितने भी क्वेश्चंस तुम्हारे होते हैं, जितने भी क्वेश्चंस तुम करते हो ना, वो सारे के सारे करने हैं तुम्हें। सारे के सारे मुझे कमेंट करके बताने कि भाई मेरे इतने क्वेश्चंस हुए, कितने क्वेश्चंस नहीं हुए भाई। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन पहले क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। कहना ये चाहता हूं कि फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, और आज कर ले खुद पे भरोसा, देख फिर होता है क्या। तो भाई मेहनत करते रहो, खुद पे भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। अब सवालों की ओर बढ़ते हैं और अपना पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहले सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। देखो सबसे पहले सवाल पूरा पढ़ा करो भाई, क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपन सवाल जल्दी जल्दी में पढ़ने के चक्कर में कर देते हैं कि अगर यहाँ पर नोट लिखा हो तो नोट भूल जाते हैं, अगर यहाँ पर नहीं लिखा हो, कुछ भी चीज लिखी होती है वो अपन भूल जाते हैं और जल्दी जल्दी में सवाल देख के अपन आंसर लगाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा मत करना। सबसे पहले सवाल जो पूछे वो पढ़ना कि ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत किस में पाया जाता है। सभी के सभी प्रोटीन ये सोर्स हैं, जैसे कि ब्लैक ग्राम उड़द की दाल, ग्राम चना, पी मटर और सोयाबीन, ये सारे की सारे के सारे प्रोटीन के सोर्स है भाई। कैसे हैं, प्रोटीन के सोर्स हैं। अब मैं तुझसे पूछूं, सबसे पहले इससे तो बाद में बात करेंगे कि कौन सा सबसे रिचेस्ट है, मतलब कि सबसे ज्यादा किस में प्रोटीन पाई जाती है, वो तो बाद की बात है। सबसे पहले मैं तुमसे पूछूं कि कौन सी फैमिली के मेंबर्स हैं, कौन सी फैमिली के मेंबर्स हैं, यानी कि किस फैमिली में सारे के सारे मेंबर्स पाए जाते हैं। तो मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊं, ये सारे के सारे पाए जाते हैं तुम्हारी फैबेसी फैमिली में भाई। किस में पाए जाते हैं, फैबेसी फैमिली में। अगर इसके अलावा मैं तुमसे पूछूं इस फैमिली को और दूसरा नाम क्या बोलेंगे, वो होगी तुम्हारी भाई लेगुमिनेसी फैमिली। क्या होगी, लेगुमिनेसी फैमिली। ठीक है भाई, ये भी याद रखना, ये भी याद रखना। जितनी भी पल्सेस हैं तुम्हारी, दाल वगैरह, उड़द की दाल, चना वगैरह, ये सारे के सारे जो फैबेसी फैमिली होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब बात करूं मैं इसके अंदर कि सबसे रिचेस्ट सोर्स होता कौन सा है, किसका, प्रोटीन का। तो भाई वो तुम्हारा होता है सोयाबीन। तो तुम्हारा आंसर चला जाएगा डी, सोयाबीन। अब मैं बात करूं तुमसे सोयाबीन की, सोयाबीन तुम्हें कैसे आंसर मिला। देखो अपन बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर अगर प्रोटीन की डिफिशियंसी है तो तुम्हें सोयाबीन खानी चाहिए। और आप सभी को पता होगा, वैसे सभी आर्मी के जवान बनने जा रहे हो तो सभी को पता होगा कि सोयाबीन खाने से क्या होता है भाई, प्रोटीन की कमी पूरी होती है। पहला सवाल हो गया, सवाल देख के अच्छा लगा होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहता है ये सवाल। ये कहता है कि इन व्हाट फॉर्म डज द ह्यूमन बॉडी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी फ्रॉम प्लांट फूड, यानी कि मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है, किस रूप में प्राप्त करता है भाई। आप सभी को पता है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मतलब कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके ब्रेकडाउन से अपने को एनर्जी मिलती है, यानी कि एटीपीज मिलती है। मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है, जैसे ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है भाई साहब, किसका, ग्लूकोज का, इसके ब्रेकडाउन से एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू कितनी एटीपी मिलती है, लगभग अपन को 36 और 38 एटीपी मिलती है। कितनी मिलती है भाई, एटीपी। और जैसे कि आप सभी को पता है कि एटीपी क्या है, एक एनर्जी करेंसी है। तो किससे मिलती है भाई, ग्लूकोज से मिलती है। और ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है भाई। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो यहां देखो सबसे पहले कि कार्बोहाइड्रेट कौन सा भाई, कार्बोहाइड्रेट ये रहा। तुम्हारा आंसर चला जाएगा डी, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी होती है अपनी एनर्जी के लिए सबसे ज्यादा प्लांट का कौन सा भाग यूज में लेती है, प्लांट फूड कौन सा यूटिलाइज करती है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है भाई, दूसरा ऑप्शन तुम्हारा, मतलब कि चौथा ऑप्शन चला जाएगा दूसरे प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, और ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि इनमें से कौन सा रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है। क्या नहीं है भाई, रिन्यूएबल रिसोर्स। तो सबसे पहले ऑप्शंस देखो और आंसर लगाने की कोशिश करो, कौन सा आंसर तुम्हें लगता है कि ये आंसर सही होगा। सोलर एनर्जी सही होगा, विंड एनर्जी सही होगा, पेट्रोल एनर्जी सही होगा, या फिर हाइड्रो एनर्जी। तो मैं तुम्हें बताऊं कि इनमें से कौन सा रिन्यूएबल सोर्स नहीं होता, वो होता है भाई साहब तुम्हारा पेट्रोल एनर्जी। ठीक है भाई, आंसर चला जाएगा सी। लेकिन अगर बात करूं सोलर एनर्जी की, विंड एनर्जी की, हाइड्रो एनर्जी की, ये कैसी है, रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। कौन से होते हैं भाई, रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। याद रखना इस चीज को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल कहता है कि व्हाट काइंड ऑफ प्लांट इज कैक्टस, यानी कि नागफनी नामक जो पौधा होता है ना, वो किस प्रकार का पौधा होता है भाई, किस प्रकार का होता है। आप सभी को पता होता है कि जो कैक्टस होता है वो कहां उगता है भाई,
डेजर्ट वगैरह के अंदर उगता है, पता है सभी को। यानी कि जहां पानी की कमी होती है वहां डेजर्ट का उगना संभव है और वहां उगता है। तो अपन बात करें मरुस्थलीय, नाम ही खुद कह रहा है डेजर्ट, यानी कि जीरोफाइट्स। तो कहां उगता है भाई? नागफनी कैसा होता है? जीरोफाइट होता है। और कहां उगता है? डेजर्ट के अंदर उगता है, जहां पानी की कमी होती है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि द कवर ऑफ कैप्सूल इज मेड अप ऑफ, किसका बना हुआ होता है भाई? सभी बताइए किसका होना है। अब मैं बात करूं कैप्सूल की, तो कैप्सूल होती क्या है? अगले लेक्चर अपना आएगा सेल बायोलॉजी का, तो मैं तुम्हें बिल्कुल पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि कैप्सूल होती क्या है। सबसे पहले मैं तुम्हें बात बताना चाहूं कि जितने भी जो अपना सेल एनवलप होता है ना भाई, क्या होता है? सेल एनवलप वो बना होता है 3 लेयर्स का। किसका बना होता है भाई? 3 लेयर्स का। अब ये 3 लेयर कौन कौन सी है और कैसे कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं वो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो ये 3 लेयर्स होती हैं भाई साहब। अपनी पहली लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। दूसरी होती है अपनी सेल वॉल, और जो तीसरी होती है वो अपनी होगी भाई सेल मेम्ब्रेन। क्या होगी भाई? सेल मेम्ब्रेन। तो तीनों चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि तीनों कौन कौन सी होती हैं। वो होती है ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। अब मैं बात करूं ग्लाइकोकैलिक्स की, वो 2 चीजों से मिलती है भाई, यानी कि इसकी 2 लेयर होती हैं। वो दोनों लेयर कौन कौन सी होंगी? वो दोनों लेयर्स होंगी भाई साहब। सबसे पहली बात करूं मैं ग्लाइकोकैलिक्स की, तो पहली लेयर होगी तुम्हारी ल्यूसीट और दूसरी होगी भाई तुम्हारी कैप्सूल। क्या होगी भाई? कैप्सूल। ये वाली लेयर किसका पार्ट होती है भाई? ग्लाइकोकैलिक्स का। और किसके भाग होते हैं भाई? ये सेल एनवलप के। तो लूज, अब बात करते हैं लूज शीट की। ये कैसी लेयर होती है भाई? मतलब कि रिजिड लेयर होती है या फिर स्मूथ लेयर होती है? ये होती है भाई स्मूथ लेयर, स्मूथ होती है। स्लाइम लेयर होती है। कैसी लेयर होती है भाई? स्लिम लेयर। अब बात करें कैप्सूल की, और वो कैप्सूल की लेयर कैसी होती है भाई? रिजिड होती है। और किसकी बनी हुई होती है? वो बनी हुई होती है प्रोटीन की भाई। किसकी बनी हुई होती है? प्रोटीन की। तो जहां भी तुम्हें ऑप्शन ऑप्शन दिखे कि जो कैप्सूल किसकी बनी होती है? प्रोटीन की, और वो प्रोटीन जहां भी दिखे वो आंसर लगा दो भाई। ये कह रहा है कि द कवर ऑफ कैप्सूल इज मेड अप ऑफ, वो होती है भाई प्रोटीन का। किसका बना होता है? प्रोटीन का। तो 5वें का आंसर हो जाएगा ए। ये सारी डिटेल्स तुम्हें पता होनी चाहिए, हर एक डिटेल का तुम्हें जानना जरूरी है। और सारी डिटेल्स तुम्हें याद रखना कि सेल एनवलप 3 लेयर्स की बनी हुई होती है। तीनों लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, और ग्लाइकोलिक्स के जो भाग होते हैं उन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कहता है कि लिवर इज ए रिच सोर्स ऑफ, लिवर किसका रिच सोर्स है? यानी कि सबसे ज्यादा इस चीज के अंदर पाया क्या जाता है? तो पाई जाती है भाई प्रोटीन। तो जहां भी आंसर दिखे प्रोटीन और टिका दो भाई। और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रोटीन का रिच सोर्स होता है, कौन होता है? लिवर होता है। ठीक है भाई, अगला सवाल है कि 7वां सवाल, और ये कह रहा है कि वेयर अमंग द फॉलोइंग इज वाटर पोल्यूशन बाय आर्सेनिक द मैक्सिमम। यानी कि आर्सेनिक से होने वाला जो पोल्यूशन मैक्सिमम कहां होता है, कौन से स्टेट में होता है, वो नहीं होता, कहां होता है? ये डाटाबेस सवाल है। मैं सीधा आंसर की ओर बढ़ता हूं। और आंसर कौन सा होगा भाई? क्या बिहार में होगा? नहीं। मध्य प्रदेश में होगा? नहीं। उत्तर प्रदेश में होगा? नहीं। ये होगा भाई वेस्ट बंगाल में। तुम्हारे बंगाल बेसिन के अंदर जितने भी स्टेट्स वगैरह आते हैं, वो तुम्हारे जो वाटर पोल्यूशन होगा किससे? आर्सेनिक के द्वारा, उससे रिलेटेड होंगे। तो आंसर चला जाएगा डी। याद रखना इस चीज को, डाटाबेस सवाल है और याद होने चाहिए। जितने भी डाटा होते हैं वो सारे के सारे याद करने चाहिए भाई तुम्हें। सारे के डाटा एक साथ लिख लो। मैं कह रहा हूं कि जितने भी डाटा होते हैं वो सारे एक नोटबुक बनाओ, एक नोटबुक बना के सारे टॉपिक्स डालो। सारे टॉपिक्स डाल के उन हर एक डाटा को अपने अंदर लिख लो भाई, अपने अंदर क्या उस कॉपी में लिख लो घर। अब ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर्बीवोर, यानी कि शाकाहारी घटक कौन सा होता है? बड़ा ही शानदार सवाल है। शानदार क्या, बड़ा ही इजी सवाल है, देखते ही कर दोगे। यानी कि जो भी, यानी कि पेड़ पौधों को खाते हैं। किन को खाते हैं भाई? पेड़ पौधों को खाते हैं। यानी कि अपने जो भी प्लांट्स वगैरह को इनटेक करते हैं वो होते हैं भाई साहब अपने हर्बीवोर्स। ठीक है भाई, क्या होते हैं? हर्बीवोर। तो अगर मैं बात करूं गाय भैंस बकरी वगैरह, इधर बात करते हैं ऑप्शंस की ओर। क्या लोयन एक हर्बीवोर है? क्या लोयन यानी कि जो शेर होता है वो घास फूस खाता है? नहीं खाता ना, तो ये आंसर नहीं जाएगा। अगली बात आती है हिरण की। हिरण घास फूस खाता है? हाँ खाता है भाई, तो आंसर चला जाएगा तुम्हारा बी। आगे देखते हैं, टाइगर नहीं खाता, फ्रॉग नहीं खाता भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, क्या कहता है वो देखते हैं कि वेयर आर द इनवॉलंटरी मसल्स लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी। यानी कि अनैच्छिक मांसपेशियां कहां प्रेजेंट होती हैं? बताओ भाई जल्दी से, कहां होती हैं? वो होती हैं भाई साहब तुम्हारे हार्ट के अंदर। यानी कि जितनी भी कार्डियक मसल्स होती है वो कैसी मसल्स होती है भाई? तुम्हारी इनवॉलंटरी मसल्स होती है। कौन सी मसल्स? कार्डियक मसल्स भाई। अब मैं बात करूं कार्डियक मसल्स की, इसके बारे में एक बात और बता देता हूं। जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो कैसी होती हैं भाई? ब्रांच्ड मसल्स होती हैं। कैसी होती हैं? ब्रांच्ड होती हैं।
दूसरी चीज अगर मैं बात करूं इस चीज के बारे में, कहां प्रेजेंट होती है, ये हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है और कैसी होती है, इनवॉलेंट्री होती है, यानी कि अनैच्छिक होती है, अपनी इच्छा अनुसार उन मसल्स काम नहीं करती भाई। ठीक है भाई, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10, 15 सवाल बड़ी जल्दी नहीं हो रहे, वो खैर देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि हाउ मेनी विटामिन आर देयर इन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर टोटल कितनी विटामिन होती हैं? जैसे आप सभी को पता है B1, B2, B3, B5, B9 वगैरह ऐसे करके। तो बात करें अपन इसकी, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में अंदर कितनी होती है? वो 8 विटामिन होती हैं। आंसर चला जाएगा ए, और याद रखना इस चीज को, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल कहता है कि विटामिन डी इज एसेंशियल फॉर। मैंने तुम्हें बहुत बार बता रखा है कि जितनी भी विटामिन होती है ना, सारी की सारी याद कर लो भाई। क्या कर लो? सारी की सारी याद कर लो। अगर बात करूं मैं यहाँ पर पूछ रहा है कि विटामिन डी यानी कि डी इज एसेंशियल फॉर किसके लिए काम में आती है भाई? तो ऑप्शंस देखो और ऑप्शंस देख के सबसे पहले काम करो इन चीजों पे। तो मैंने तुम्हें पहले बताया था कि ये क्या करता है, अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के काम आता है और हेल्दी बनाने के काम आता है। ठीक है भाई, अपनी हड्डियों को हेल्दी बनाता है, अपनी हड्डियों को मजबूत बना जाता है, उनके अंदर कैल्शियम के डिपोजिशन से। तो जहां देखो आंसर टिका दो। ये कह रहा है कि अवॉइडिंग ऑस्टियोपोरोसिस, नहीं भाई। ऑस्टियो आर्थराइटिस, ना ना ना। एब्जॉर्प्शन ऑफ मैग्नीशियम, ना 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 ना। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करता है फ्रॉम फूड से, करता है ब्लड से, कैल्शियम अपनी हड्डियों को मेंटेन करता है। ये कह रहा है कि ऑप्शन की मेकिंग स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बोन्स, अपनी हड्डियों को मजबूत व स्वस्थ बनाता है। तो आंसर चला जाएगा डी। किससे रिलेटेड है? विटामिन डी से। अगर मैं तुमसे पूछूं कि विटामिन डी का नाम क्या होता है भाई, तो जल्दी से कमेंट करके बताना विटामिन डी का नाम क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डज नॉट हैव ए न्यूक्लियस। इनमें से जितनी भी कोशिकाएं हैं उनमें से नाभिक किसमें नहीं होता, यानी कि न्यूक्लियस किसमें नहीं होता? मैंने तुम्हें बताया था कि आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। और कौन सी आरबीसीज हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता? पिछले ही सवाल के अंदर था कि जो आरबीसीज होती हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता वो होती हैं अपनी मैमेलियन आरबीसीज। किसमें होता है भाई? मैमेलियन आरबीसीज। इनके अंदर क्या नहीं होता? न्यूक्लियस एब्सेंट। क्या होता भाई? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो जितनी देखो यहां पर ऑप्शन क्या कर रहा है, हीमोग्लोबिन के अंदर, ना ना। आरबीसीज के, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन चला जाएगा बी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इन्वेंटेड बाय फंक। फंक्स आपने अपने विटामिन का खोज किया था। तो विटामिन जहां भी आंसर दिखे टिका दो भाई, विटामिन। ठीक है भाई, इनके अलावा प्रोटीन की डिस्कवरी किसने की थी, एंजाइम्स की डिस्कवरी किसने की थी, हार्मोन्स की किसने की थी? इतना कुछ आता नहीं है। खैर इतना पता होना चाहिए कि हार्मोन्स कैसे मैसेंजर होते हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर होते हैं। कैसे होते हैं भाई? इंटरसेलुलर, ना कि इंट्रासेलुलर। कैसे होते हैं? इंटरसेलुलर। किसमें सीक्रेट होते हैं? ट्रेस अमाउंट में सीक्रेट करते हैं। कौन सीक्रेट करता है? तुम्हारी एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करती हैं। ठीक है भाई, प्रोटीन्स प्रोटीन के सोर्स होते हैं। एंजाइम्स वगैरह के पता होना चाहिए किससे कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है और क्या काम करता है। जैसे बाइल जूस क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस क्या काम आता है, पेनक्रिएटिक एंजाइम्स वगैरह क्या काम आते हैं, सबको चीजों का पता होना चाहिए। अभी आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, यानी कि जो भी भाग जो भी तुम्हारे सामने दिया हुआ है ये सही है या गलत है, और इसके बारे में जो बात की गई है और बात कही गई है वो सही है या गलत है, इस चीज का पता है। सबसे पहले सवाल देखो और आंसर लगाने की कोशिश करो, आंसर क्या कहता है। मगर बात करूं रेटिनोल की, तो रेटिनोल के बारे में बात करूं कि जीरोप्थेल्मिया, क्या ये सही है? हाँ भाई सही है, रेटिनोल से कोज होता है जीरोप्थेल्मिया प्रोस। अगर बात करूं मैं टोकोफेरोल की, तो टोकोफेरोल की बात करूं किस विटामिन को बोलते हैं? सबसे पहले कमेंट करो, वीडियो पॉज करो, बताओ मेरे को कि टोकोफेरोल किस विटामिन को बोलते हैं भाई। वो बोलेंगे तुम्हारी विटामिन ई को, जो कि तुम्हारी स्किन से रिलेटेड होगी भाई। किससे रिलेटेड होती है? तुम्हारी स्किन से रिलेटेड। तो यहां ये बोल रहा है कि बेरी बेरी डिजीज कोज होती है, ना ना यार। कितनी बार बताया है कि बेरी बेरी डिजीज कोज होती है तुम्हारी विटामिन बी1 से, जो कि तुम्हारी होती है थायामीन, और वो कोज करती है बेरी बेरी। ठीक है भाई, तो गलत कौन सा है? यही गलत है। सबसे पहले तो आंसर टिकाओ बेरी बेरी टोकोफेरोल, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा। अगली बात करते हैं अपन कि साइनाकोबाल्मिन, किस विटामिन को साइनाकोबाल्मिन बोलते हैं? अभी बताओ भाई। ये होती है भाई साहब तुम्हारी विटामिन B12। क्या होती है भाई? विटामिन B12, जिसको बोलते हैं अपन साइनाकोबाल्मिन। इसके बाद आती है इर्गोकैल्सिफेरॉल, जो होती है तुम्हारी विटामिन डी, जो कि कोज करती है तुम्हारी रिकेट्स। ठीक है भाई,
सारी विटामिन है। विटामिन एक बड़ा ही शानदार टॉपिक है भाई, सारी की सारी विटामिन याद होनी चाहिए। हर बार आके मैं यही बोलता हूँ कि जितनी भी विटामिन है सारी याद कर लो, जितनी भी डिजीजेज उनसे होती हैं वो सारी की सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं, यहां एक क्वेश्चन बोल रहा है और आखिरी सवाल बड़ा ही शानदार सवाल है, इसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे अमोनिया बनता है, कैसे अमोनिया से नाइट्राइट्स बनते हैं और कैसे नाइट्रेट्स बनते हैं। तो यहां बात करता हूं नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्जन, उसको क्या बोलते हैं भाई साहब? देखो वो कौन से किससे होता है और किससे नहीं होता, वो होता है तुम्हारे नाइट्रोबैक्टर नामक बैक्टीरिया से। किससे होता है भाई साहब? नाइट्रोबैक्टर से। तो आंसर पहले ये चला जाता है। अब मैं बोलूं नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोकोकस, ये दोनों होते हैं जो कि क्या काम करवाते हैं भाई साहब? तुम्हारे अमोनिया से नाइट्राइट में कन्वर्जन कौन करवाता है? तुम्हारे नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोकोकस। दोनों याद होनी चाहिए कि नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस करवाता क्या है। इसके बाद अगर मैं बात करूं नाइट्रोबैक्टर की, जो कि तुम्हारा कन्वर्जन करवाता है नाइट्राइट से किसमें? नाइट्रेट में। याद रखना इस सवाल को। 15 सवाल तुम्हारे बायोलॉजी के हो गए। कुछ सवाल इजी थे, कुछ ट्रिकी थे, कुछ चीजों में इन्वेंशंस की बात की गई, कुछ चीजों में तुम्हारे बात की गई विटामिन्स की। विटामिन्स का सवाल तो मैं हर बार लेके आऊंगा, देखो तुम्हें बताऊं तो, क्योंकि विटामिन्स का सवाल मैक्सिमली आता ही आता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले केमिस्ट्री के सवालों की ओर और देखते हैं अगले केमिस्ट्री के सवाल कितने हैं और क्या क्या बोल रहे हैं भाई। ठीक है भाई, अगले केमिस्ट्री के सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन इन द होमोलोगस सीरीज। यानी कि होमोलोगस सीरीज के अंदर एल्काइन का सबसे पहला कंपाउंड कौन सा होगा, वो सबसे पहली चीज कौन सी होगी वो बताओ भाई। प्रोपाइन होती है भाई? नहीं भाई, उससे पहले तो इथाइन भी होता है। ठीक है भाई, अब बात करूं मैं मीथेन की, ये तो एल्केन का होमोलोगस सीरीज बात करूं तो एल्केन की होमोलोगस सीरीज में चला जाएगा। इथीन ये एल्की में चला जाएगा। अब बात आती है इथाइन की, जो कि तुम्हारा एल्काइन का होमोलोगस सीरीज है भाई। किसका है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये क्या है तुम्हारा? इथाइन, जिसको अगर बात करें, मैं बात कहूं किसको बोलते हैं? एसिटाइलिन। क्या बोलते हैं भाई? एसिटाइलिन। याद रखना एसिटाइलिन किसे बोलते हैं और होता क्या है? वो होता है तुम्हारे होमोलोगस सीरीज किसका? पहला मेंबर किसका? एल्काइन का। ठीक है भाई, आंसर चला जाएगा तुम्हारा सी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि हाइड्रोजन का इनमें से कौन सा आइसोटोप है। ठीक है भाई, अभी अभी मैं बताऊं तुम्हें कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं भाई। क्या होते हैं? 3 आइसोटोप्स होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं वो तुम्हें पता होना चाहिए। एक का नाम होता है प्रोटियम, एक का नाम होता है ड्यूटीरियम और एक का नाम होता है ट्रिटियम। ठीक है भाई, ठीक है। अब आइसोटोप्स होते क्या है? आइसोटोप्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास तो डिफरेंट हो और एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम हो। एटॉमिक नंबर कैसा होता है? सेम होता है। और एटॉमिक जो मास होगा इनका वो कैसा होगा भाई? एटॉमिक मास डिफर। ठीक है भाई, तो मैं इनमें से बात करूं कि इनमें से हाइड्रोजन का आइसोटोप कौन सा है, तो सबसे पहले देखो क्या इनमें प्रोटियम है? नहीं है भाई। क्या इनमें ड्यूटीरियम है? हाँ भाई है। तो आंसर चला जाएगा तुम्हारा बी। और मैं बात करूं कि कौन सा आइसोटोप है, वो होगा ड्यूटीरियम आइसोटोप। ठीक है भाई, अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द कैल्सिनेशन प्रोसेस। दो प्रोसेस होती हैं, कौन कौन सी होती है? एक जैसी होती हैं, दोनों का आंसर सेम होता है कि उनके अंदर हाई टेम्परेचर के अंदर मेटल ओर्स को क्या करवाया जाता है? हीट करवाया जाता है। तो दोनों प्रोसेसेस हैं कौन कौन सी? सबसे पहली प्रोसेस तुम्हारे सामने आएगी, वो आएगी कैल्सिनेशन। इसके अलावा मैं बात करता हूं दूसरी प्रोसेस की, वो होगी भाई तो तुम्हारी रोस्टिंग। क्या होगी? रोस्टिंग। दोनों ही प्रोसेस का पता होना चाहिए। दोनों ही प्रोसेस में सिर्फ एक डिफरेंस है भाई, वो होगा क्या? इनमें से बात करूं मैं, हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, तो यहां पहला ऑप्शन पढ़ते हैं कि मेटल और इज हीटेड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि लो टेम्परेचर पे ना, गलत बात। यहां भी ये कह रहा है कि लो टेम्परेचर पे नहीं, गलत बात। यहां ऑप्शन की बात कहता है कि मेटल और इज हीटेड एट ए हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन अगर बात करें अपन कैल्सिनेशन की, तो कैल्सिनेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती भाई। क्या नहीं होती? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम करता है। तो ऑप्शन चला जाएगा तुम्हारा डी। और ये कहता क्या है? ये कहता है कि मेटल ओर इज हीटेड एट ए हाई टेम्परेचर, यानी कि हाई टेम्परेचर पे मेटल ओर को हीट किया जाता है, और किसकी? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। अगर मैं बात करता हूं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में तुम्हारा आंसर चला जाएगा रोस्टिंग। अगर यही सवाल तुम्हें पकड़ के आ जाता है और बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रोस्टिंग प्रोसेस, तो वो हो जाएगा तुम्हारा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भाई। ठीक है भाई,
आया स्वाद? अच्छा था ना क्वेश्चन, मजा आया? याद रख लेना इस चीज को कि कैल्सिनेशन प्रोसेस होती क्या है और रस्टिंग प्रोसेस होती क्या है। अभी आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है कि बेकिंग सोडा, पिछली ही बार मैंने बताया था, पिछले क्वेश्चंस में मैंने बहुत बार डिस्कस कर रखा है बेकिंग सोडा के बारे में, इवन वॉशिंग सोडा के बारे में, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। तो बेकिंग सोडा यहां पर क्या होता है भाई साहब, वो होता है तुम्हारा NaHCO3। अब NaHCO3 का फॉर्मूला तो पता लग गया तुम्हें, NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा, लेकिन इसका नामकरण यानी कि नोमेनक्लेचर होता है, वो होता है भाई साहब तुम्हारा सोडियम बाइकार्बोनेट। जो जहां भी ऑप्शन दिखे वो टिका दो, सोडियम कार्बोनेट नहीं, इसे तो वॉशिंग सोडा बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। अब इसका फॉर्म ऐसा होता क्या है, वो होता है तुम्हारा Na2CO3 और ये होता है .10H2O। ठीक है भाई। अब बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट की, वो होता है तुम्हारा बेकिंग सोडा। ये रहा आंसर, और आंसर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई आ रहा है स्वाद, अच्छा था क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि सोप का जनरल फॉर्मूला होता क्या है। सोप होते क्या है भाई, अभी तुम्हें पता होगा, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं कि सोप्स आर द सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स को क्या बोलते हैं, यानी कि RCOONA और RCOOK+, ये होते हैं भाई साहब तुम्हारे क्या, सोप्स होते हैं। अगर मैं बात करूं, इसके पहली बात यहां लगा देता हूं ऑप्शन और आंसर टिका देता हूं। ये बोलता है जनरल फॉर्मूला ऑफ सोप वो होगा तुम्हारा RCONA, आंसर चला जाएगा A B। लेकिन अगर मैं बात करूं क्या होता भाई इसका फॉर्मूला बताओ, तो ये होता भाई, अगर बात करूं नॉर्मल तुम्हारे सोप की, तो वो होगा तुम्हारा C17H35COONA। ये होता है तुम्हारा सोप। याद रखना फॉर्मूला क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर बोलते क्या है, और सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को अपन सोप कहते हैं भाई। जनरल फॉर्मूला होता है सोप का। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि इन ए लीड एसिड बैटरी आफ्टर डिस्चार्जिंग व्हाट मटेरियल डू बोथ प्लेट्स हैव। यानी कि डिस्चार्जिंग के बाद जो दोनों जो प्लेट्स थी लीड एसिड बैटरी में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल है, और ये कहता है कि दोनों प्लेट्स के ऊपर कौन सा मटेरियल आ जाएगा। अब मैं बात करूं पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और नेगेटिवली चार्ज प्लेट, इन दोनों के ऊपर क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या नहीं होता, और डिस्चार्जिंग के बाद उन दोनों प्लेट्स के ऊपर प्रेजेंट क्या होगा। अगर मैं बात करता हूं पॉजिटिव प्लेट की, किसकी बात करूं भाई मैं, पॉजिटिव प्लेट की, तो वहां पर होगा तुम्हारा लीड ऑक्साइड भाई, PbO2। क्या होगा भाई, लीड ऑक्साइड, यानी कि लेड ऑक्साइड तुम्हारा प्रेजेंट होगा उसके ऊपर। और अगर मैं बात करता हूं तुम्हारी नेगेटिव प्लेट की, किसकी बात, नेगेटिव प्लेट की, तो नेगेटिव प्लेट पे होता है तुम्हारा Pb, जो कि होता है तुम्हारा लेड। अब जैसे ही इन दोनों को मर्ज करवाते हैं और डिस्चार्ज करवाते हैं, तो जैसे ही ये दोनों PbO2 और Pb ये किससे रिएक्ट करेंगे भाई साहब, सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 से, और इन दोनों प्लेट्स पे आ जाएगा भाई साहब तुम्हारा लेड सल्फेट PbSO4। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा वो कंपाउंड होगा, कौन सा मटेरियल होगा जो कि दोनों प्लेट्स के ऊपर पाया जाएगा भाई, वो होगा तुम्हारा लीड सल्फेट। जहां भी आंसर टिके वो टिका दो, लेड सल्फेट, आंसर चला जाएगा C। कैसा लगा क्वेश्चन, आया मजा, आया सवाल। ये भी पूछा जा सकता है कि लीड एसिड बैटरी के अंदर यानी कि बिफोर डिस्चार्जिंग पॉजिटिव प्लेट के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है भाई। अगर मैं बात करूं नेगेटिव प्लेट की, तो वहां क्या प्रेजेंट होता है और किसकी रिएक्शन होती है तब जाके वो लेड सल्फेट मिलता है, वो तुम्हें पता होना चाहिए। सारे के सारे सवाल आ सकते हैं, अच्छे सवाल है, अच्छी चीजों के बारे में बताया गया है, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कह रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिड रेन। ठीक है भाई, अभी पीएच की बातें कर रखी है कि किस पीएच पे एसिड रेन होगी। अगर मैं बात करूं सीधी सीधी, अगर एसिड रेन तो हो गई, अब बात होती है तुम्हारी नॉर्मल रेन वाटर की, उसकी पीएच कितनी होती है। अगर मैं बात करूं तुम्हारे पीने वाले पानी की, उसकी पीएच कितनी होगी, और बात करूं मैं एसिड रेन की, तो इसकी पीएच कितनी होगी। पहले मैं इस चीज को पहले बता देता हूं कि एसिड रेन की पीएच कितनी होगी, रेन वाटर की पीएच कितनी होगी। तो बात करो एसिड रेन की, वो होती है तुम्हारी रेन वाटर से कम, यानी कि लगभग 4.5 से लेके 5, 5.5 पीएच तक। ठीक है भाई, कितनी होती है, 4.5 से 5.5, यानी कि 5.6 के आसपास मान लो, 5.6 पीएच होती है किसकी, एसिड रेन की। ठीक है, अगर मैं बात करूं नॉर्मल रेन वाटर की, किसकी भाई, नॉर्मल रेन वाटर की, तो इसकी पीएच होती है भाई साहब तुम्हारी 5.6। अगर मैं बात करूं तुम्हारे पीने योग्य पानी की, यानी कि वाटर जिसकी बात करते हैं अपन पीने वाले की, वो न्यूट्रल होता है और उसकी पीएच होती है भाई तुम्हारी 7। ठीक है भाई,
तो जैसे जैसे ऑप्शन पढ़ेंगे वैसे वैसे अपना आंसर मिलता जाएगा। ये बोल रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिड रेन, ये बोलता है कि डिक्रीज ऑफ पीएच रेन वाटर बिलो 7। चलो खैर 7 से तो है अच्छा, लेकिन अपन बात करें और भी आगे थोड़ा और ऑथेंटिक चीजें देखते हैं। ये बोलते हैं कि ये कह रहा है कि डिक्रीज ऑफ पीएच ऑफ रेन वाटर बिलो 5.6। एसिड रेन वही होती है जिसकी पीएच 5.6 से नीचे हो, तो वो होगी तुम्हारी एसिड रेन। तो आंसर चला जाएगा बी। ठीक है भाई, पता लगा एसिड रेन होती क्या और इसकी पीएच क्या होती है, रेन वाटर की पीएच क्या होती है, इसके अलावा न्यूट्रल वाटर की जो अपन पीते हैं उसकी पीएच क्या होती है। ठीक है, अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 वो क्या कहता है वो देखते हैं। ये कह रहा है कि एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो और मोर सब्सटेंस का, उसको बोलते क्या है भाई? उसको बोलते हैं अपन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं भाई? सॉल्यूशन। तो जहां भी ऑप्शन पे सॉल्यूशन दिखे ना, आंसर लगाओ और आगे बढ़ो। ठीक है भाई, आंसर चला जाएगा डी। किसको बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो और दो से अधिक सब्सटेंस के होमोजीनियस यानी कि इक्वल सेम अमाउंट के अंदर और सेम जैसे सब्सटेंसेस के मिक्सचर को क्या बोलेंगे भाई? सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये कह रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। क्या भाई? कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4, ये होती है कॉपर सल्फेट। और ये एक्वस सॉल्यूशन क्या काम होता है, कैसा होता है? मैं सबसे पहले बात बताऊं, अगले पहले ऑप्शंस देखते हैं फिर बताऊंगा। ये कहता है कि डज नॉट अफेक्ट द लिटमस, लिटमस को अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? टर्न कर देता है ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में। ठीक है भाई, अफेक्ट करता है बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस। ठीक है भाई, लास्ट सवाल कहता है कि टर्न रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस। तो मैं बात करूं कॉपर सल्फेट की, तो ये कॉपर सल्फेट कैसा होता है भाई साहब? एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक। और आप सभी को पता है कि एसिडिक होगा तो क्या काम करेगा कि ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करेगा भाई? तुम्हारे रेड लिटमस में कन्वर्ट करेगा। तो एसिडिक होता है किस में होता है? जैसे ही ये कॉपर सल्फेट के अंदर जो अपने कॉपर +2 जो आयंस होते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर बाइंड करेंगे तो रिलीज करते हैं H+ और हाइड्रोनियम आयन H3O+। ये क्या काम करेंगे? इस CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट के एसिडिक नेचर को शो करेंगे। और वही एसिडिक नेचर की वजह से जो ये क्या काम करेगा, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा? तुम्हारे रेड लिटमस में। तो तुम्हारा आंसर चला जाएगा, इसका आंसर चला जाएगा भाई बी। क्या कन्वर्ट कर देगा? ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड लिटमस में। कौन कर देगा? कॉपर सल्फेट। क्यों करेगा? ड्यू टू इट्स एसिडिक बिहेवियर, एसिडिक नेचर। ठीक है भाई, मजा आया सवाल देख के? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे द प्रेशर ऑफ ए गिवन मास का टेम्परेचर और एक गैस का इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। यानी कि ये कह रहा है कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और अगर मैं बात करूं PV बराबर कांस्टेंट की, तो ये कौन सा लॉ कहता है भाई साहब? कौन सा लॉ कहता है? वो कहता है तुम्हारा बॉयल्स लॉ। कौन सा कहता है? बॉयल्स लॉ। आंसर चला जाएगा बी। और इसके अंदर क्या होता है भाई साहब? जो तुम्हारी जो भी अगर मैं बात करूं, अगर एक प्रेशर पे एक वॉल्यूम इतनी है तो इतने प्रेशर पे इतनी वॉल्यूम कितनी होगी? तो आंसर टिका देंगे अपन कैसे? P1V1 इक्वल्स टू P2V2। अगर तुमसे कभी भी क्वेश्चन पूछे कि एक प्रेशर इतना दिया हुआ है उस पर वॉल्यूम इतनी है तो इतने प्रेशर पे वॉल्यूम कितनी होगी? तो आंसर निकल जाएगा यहां से। और किस बात पे? कांस्टेंट टेम्परेचर पे। किसने दिया था लो? बॉयल्स ने दिया था। और क्या कहा था कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ठीक है भाई, इतना देख के आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि द यूज ऑफ ए गैस, कौन सी गैस है, एज ए फ्यूल इन मोटर व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग। यानी कि किसका यूज मोटर व्हीकल्स के अंदर आज के समय में इंक्रीज हो रहा है? आप सभी को पता है कि जितनी भी गाड़ियां आती हैं आजकल, उन गाड़ियों के अंदर कौन सी गैस भरवाने, वो नहीं बोलते कि गैस भरवाने पा रहा हूं। कौन सी गैस होती है भाई? वो तुम्हारी होती है CNG गैस। कौन सी होती है? CNG गैस। अब मैं बात करूं इस CNG गैस की फुल फॉर्म की, तो वो कौन सी होगी भाई साहब? क्या तुम्हारी CNG गैस की फुल फॉर्म ये होगी, या फिर होगी कार्बन नेचुरल गैस, या होगी सेंट्रल, या फिर कॉमन? वो होती है कॉमन नहीं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होती है भाई? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि होती है तुम्हारी फुल फॉर्म किसकी? CNG की। और जो कि आजकल जितने भी मोटर व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर एज ए फ्यूल काम आती है। आंसर चला जाएगा ए। कैसा लगा सवाल? इजी था खैर। इजी खैर इसमें नहीं था कि इसका नाम CNG है, इजी इसमें था कि इसकी फुल फॉर्म क्या है भाई। ठीक है, अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है कि इन द केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन मींस, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है?
ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड होना। भाई पहले तो सामने देखो, सामने देखो यार, उधर क्या देख रहा है, सामने देख, सामने सवाल पूछ रहा है कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन का ऐड होना। तो जहां भी ऑक्सीजन का ऐड होना दिखे तुम्हें आंसर लगाना होगा। नाइट्रोजन का लॉस, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ना ना, ऑक्सीजन का लॉस थोड़ी होगा, ऑक्सीजन का तो एडिशन होगा। गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा भाई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा भाई, ऑक्सीजन का एडिशन किसमें, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। अब बात करते हैं अगले सवाल की ओर। यह कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, यानी कि सिग्मा और पाई बॉन्ड्स किसके अंदर, बेंजीन में। तो बेसिकली बेंजीन की स्ट्रक्चर किसकी होती है, सभी को पता होगा बेंजीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है भाई ये, कैसी होती है, ये होती है तुम्हारी बेंजीन की स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूं हर एक कार्बन पर, तो एक एक हाइड्रोजन यहां भी होता है भाई, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए यहां पर एक हाइड्रोजन लगा देता हूं, और ये होती है एक बेंजीन की कंप्लीट स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करता हूं सिग्मा बॉन्ड की और पाई बॉन्ड की, तो सबसे पहले बात करता हूं डबल बॉन्ड जहां जहां दिख रहा है वो होंगे पाई बॉन्ड, यानी कि एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, तीन पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितने हैं, तीन पाई बॉन्ड, तो भाई सब में ही तीन पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड कितने हो गए भाई तुम्हारे, तीन। अब मैं बात करता हूं तुम्हारे सिग्मा बॉन्ड की, तो काउंट करते हैं सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, चार, पांच, छह। छह तो सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के हो गए। अब छह सिग्मा बॉन्ड अपने ये रहे भाई, ठीक है भाई, ठीक है। तो छह और छह कितने बॉन्ड हो गए, 12। तो 12 सिग्मा हो गए और तीन पाई हो गए। तो ऑप्शन में देखो और आंसर लगा दो, 12 सिग्मा और तीन पाई, आंसर चला जाएगा। बेंजीन के अंदर कितने सिग्मा और कितने पाई होते हैं भाई, तीन पाई होते हैं और 12 सिग्मा होंगे। कैसा लगा सवाल, इजी था। खैर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखते क्वेश्चन नंबर 14 कहता है क्या, और क्वेश्चन नंबर 14 क्या काम आता है भाई साहब, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि जो बैकलाइट होता है वो एक इंसुलेटर के रूप में काम आता है। कैसे, इंसुलेटर के रूप में, ठीक है भाई, आंसर चला जाएगा ए। बैकलाइट क्या होता है, इंसुलेटर होता है, रोधक होता है, ठीक। अब देखते हैं अगले सवालों की ओर। आखिरी सवाल है भाई केमिस्ट्री का, आखिरी सवाल है, क्या है, आखिरी सवाल है। 15 क्वेश्चन तुम्हारे बायो के हो गए, 15 क्वेश्चन तुम्हारे केमिस्ट्री के होने वाले हैं। और क्वेश्चन आखिरी क्या है कि ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विद, पहले भी क्वेश्चन कराया हुआ है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। अभी देखते हैं, ये कहता है कि बैलेंस केमिकल, एक इक्वेशन है जो कि बैलेंस है, वो कैसे होगी भाई साहब। यूनिवर्सल लॉ होता है अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके अंदर क्या होता है कि मास का नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि जितना रिएक्टेंट साइड में होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड में होगा, तभी तो रिएक्शन बैलेंस्ड होती है, ठीक है भाई। तो आंसर चला जाएगा तुम्हारा ए। अब मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ, जितने भी लॉज होते हैं भाई साहब, ये गैसियस लॉ होता है, लॉ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, एवोगैड्रो लॉ, ये सारे के सारे तुम्हें पता होने चाहिए। ये सारे के सारे तुम्हारे मोल कॉन्सेप्ट में आते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट का। मैं पढ़ाऊंगा, तुम्हें टेंशन नहीं लेना। अभी आगे बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर, जो कि फिजिक्स के अभी 5 सवाल और बचे अपने। तो आज का अपना मॉडल सेट 35 क्वेश्चन का यहीं की यहीं फ्री करते हैं और मजा बना देते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन थे भाई। अब बताते केमिस्ट्री के उन क्वेश्चंस की जो कि 5 क्वेश्चंस हैं और तुम्हें 20 नंबर देके जाएंगे भाई। क्वेश्चंस मैं आज अच्छे लेके आया हूँ, माना कि 12th केमिस्ट्री से 12th फिजिक्स से लेके आऊँ, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस है भाई, करना तुम्हें मजा आ जाएगा क्वेश्चंस देख देख के। तो पहला सवाल कहता है कि कंसिडर ए बीम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एक बीम है फ्री इलेक्ट्रॉन का जो कि डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फ्री प्रोटॉन्स, यानी कि इधर प्रोटॉन्स बैठे हुए हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स किन की ओर भग रहे हैं भाई, प्रोटॉन्स की ओर भग रहे हैं, ठीक है भाई। व्हेन दे स्कैटर, यानी कि जैसे ही वो स्कैटर करेंगे, एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन कैन नॉट कंबाइन, वो कंबाइन नहीं हो सकते। वैसे आप सभी को पता है कि यानी कि दो नेगेटिव चार्ज, यानी कि दो अपोजिट चार्ज क्या होंगे भाई साहब, क्लोज आते हैं, लेकिन यहां पर कैसे होंगे, कंबाइन नहीं होंगे। टू प्रोड्यूस एन हाइड्रोजन, यानी कि एक हाइड्रोजन एटम बनाने के लिए वो कंबाइन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे वो मुझे बताओ भाई साहब। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब मिलेंगे तो हाइड्रोजन बनाएंगे, लेकिन वो मिलेंगे नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये रेडिएशंस निकालेगा, किसके फॉर्म में भाई साहब, गामा रेडिएशंस। क्या निकालेगा, तुम्हारे गामा रेडिएशंस। तो सबसे पहले ऑप्शंस देखो और आंसर लगाने की कोशिश करो कि जहां भी आंसर दिखे। ये बोल रहा है कि एनर्जी का कंजर्वेशन, नहीं भाई, मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है। किसका कंजर्वेशन होता है, मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल, अगले ऑप्शन की ओर। ये कह रहा है कि एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, यानी कि रेडिएशंस के फॉर्म में एनर्जी निकलेगी। बिल्कुल सही बात है भाई, किसके फॉर्म में एनर्जी निकलेगी, रेडिएशंस के फॉर्म में। तो आंसर चला जाएगा बी। आगे बढ़ता हूं मैं, मोमेंटम। तो इस
ये भी देखो भाई क्या है इसके अंदर, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं इसका परफेक्ट आंसर, तो परफेक्ट आंसर चला जाएगा तुम्हारे एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और अगर मैं बात करूं एक और आंसर की, तो इसका दूसरा सी भी आंसर है। तो दोनों आंसर मिलेंगे भाई इसके। सवाल अच्छा है, दोबारा पढ़ लो इस सवाल को, सवाल पढ़ के इस आंसर्स को देखो। और ये सवाल अच्छा है, मैं कह रहा हूं याद रखना इस सवाल को, कि क्यों नहीं होते कंबाइन। वो इसी वजह से नहीं होते कि एनर्जी निकलती है और उनका मोमेंटम कैसा होता है भाई, कंजर्व होता है। अच्छा लगा सवाल, मजा आया सवाल करके। आगे बढ़ते फिजिक्स के अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, इजी सवाल है यार अच्छा सवाल है, तो कर दोगे तुम। देख के बताओ कितने होते हैं अल्फा पार्टिकल्स के अंदर, कितने प्रोटॉन होते हैं और कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं भाई, बताओ बताओ जल्दी बताओ। अल्फा पार्टिकल्स होता क्या, सबसे पहले बात करूं मैं, तो अल्फा पार्टिकल होता है तुम्हारा 2He4। ये होता है भाई तुम्हारा अल्फा पार्टिकल। तो मैं बात करूं कितने प्रोटॉन्स होते हैं, तो सभी को पता होगा कि जितना एटॉमिक नंबर होगा ना उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो दो तो प्रोटॉन्स होंगे भाई, और मास नंबर माइनस प्रोटॉन्स उतने न्यूट्रॉन्स होंगे भाई। तो कितने ही न्यूट्रॉन्स होंगे, दो न्यूट्रॉन्स होंगे। तो दो तो प्रोटॉन्स है भाई और दो ही न्यूट्रॉन्स हैं। तो अल्फा पार्टिकल के अंदर कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। तो आंसर चला जाएगा बी, याद रखना इस सवाल को भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है कि द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए पीस ऑफ मटेरियल डिक्रीजेज रैपिडली ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। यानी कि वो कौन सा मटेरियल है कि जिसकी वजह से अपन बात करें कि टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, कम होगी। तो मैं बेसिकली तुम्हें तीनों ही बता देता हूं, कंडक्टर के बारे में भी बता देता हूं, इंसुलेटर के बारे में भी बता देता हूं और सेमी कंडक्टर के बारे में बता देता हूं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, इस ग्राफ को याद रखना, यहां पर लिख देता हूं मैं रेजिस्टेंस, यहां लिख देता हूं मैं टेम्परेचर, और टेम्परेचर के हिसाब से कैसे अफेक्ट करेंगी वो चीजें मैं तुम्हें बताने वाला हूं। तो बात करूं कि टेम्परेचर के हिसाब से अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की, तो कंडक्टर के लिए, किसके लिए भाई, कंडक्टर के लिए, जो तुम्हारी जो टेम्परेचर के साथ साथ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अब बात आती है सेमीकंडक्टर की और इंसुलेटर की भाई, किसकी, सेमीकंडक्टर की और इंसुलेटर की। तो सेमीकंडक्टर की और इंसुलेटर में होता है कि भाई साहब जैसे जैसे टेम्परेचर अपन बढ़ाएंगे वैसे वैसे उनकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी, घटेगी, ठीक है भाई। अब यहां पर बात करता हूं, मेनली जो डिक्रीज होगी वो सेमीकंडक्टर की होगी, और क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज, मतलब कि रेजिस्टेंस घटेगी। तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए पीस, एक मटेरियल की डिक्रीज होगी रैपिडली, रैपिडली डिक्रीज इंसुलेटर की भी होगी, लेकिन रैपिडली डिक्रीज किसकी होगी, सेमीकंडक्टर की होगी, टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो आंसर चला जाएगा सी। तीनों याद रखना, तीनों चीजों के बारे में अच्छे से तरीके से याद रखना भाई। टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इवन इनकी रेजिस्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और इनकी कंडक्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज का भी याद रखना भाई। अगला सवाल ये कह रहा है कि फॉर द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एक वेव है उसकी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए, यानी कि एलसी का प्रोडक्ट निकालना है ऑफ द ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट रिक्वायर्ड टू जनरेट ए कैरियर वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना, 1 मिली हर्ट्ज। तो सबसे पहले बात करूं 1 मिली हर्ट्ज की, तो उसको अपन लिख देते हैं हर्ट्ज के अंदर कितनी होगी भाई साहब, 1 मिली हर्ट्ज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁶ हर्ट्ज, ठीक है भाई। अब मैं बात करता हूं एलसी का प्रोडक्ट चाहिए अपन को, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है तुम्हारा, क्या होता है भाई, फ्रीक्वेंसी का तुम्हारा फॉर्मूला होगा फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट एल सी। अब मैं बात करता हूं रूट एल सी का प्रोडक्ट नहीं चाहिए अपन को, चाहिए रूट एल सी का प्रोडक्ट। तो एक काम करते हैं, इस रूट को इधर फेंक के मारते हैं भाई, किधर फेंक के मारते हैं, फ्रीक्वेंसी की ओर फेंक के मारते हैं। और जैसे ही इधर फ्रीक्वेंसी की ओर फेंक के मारेंगे तो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां हो जाएगा भाई साहब 4 पाई स्क्वायर, और यहां हो जाएगा भाई साहब तुम्हारा एल सी। अब मैं बात करूं एलसी की, तो एलसी को अपन ले जाते हैं इधर और अपन ले आते हैं स्क्वायर को नीचे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एल सी, और ये हो जाएगा नीचे 1/4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर।
अब मैं बात करता हूं, तुम्हें नॉर्मलाइजेशन में ये पता होना चाहिए कि लगभग लगभग पाई स्क्वायर की जो इनिशियल वैल्यू और होती है और अप्रोक्सीमेट 10 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है भाई? 10 के बराबर होती है। तो यहां लिख देंगे 4 गुणा 10 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये चला जाएगा लगभग लगभग तुम्हारा 4 इंटू 10 की घात -12 भाई। ठीक है भाई, इधर है ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा लगभग लगभग 0.25 इंटू 10 की घात -13 के आसपास, और इसको हटा के पॉइंट में कन्वर्ट करूं तो 10 की घात -14 के आसपास हो जाएगा, यानी कि 2.5 इंटू 10⁻14। ये आंसर चला जाएगा तुम्हारा, और एलसी का प्रोडक्ट क्या होगा भाई? तुम्हारा ये होगा। आगे सवाल, सबसे बेसिकली तुम्हें याद होना चाहिए फ्रीक्वेंसी का रूट एलसी का जो प्रोडक्ट होगा उसके बीच का जो रिलेशन याद होना चाहिए। तो आंसर जल्दी से टिका दोगे, फ्रीक्वेंसी यहां दे रखी है तुम्हें। आगे और अगले सवाल और आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगले सवाल है क्या भाई वो देखते हैं भाई साहब। ये कह रहा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम तो विच क्वांटिटी डज नॉट चेंज, यानी कि कोई भी एक EMW यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है भाई। अब वो क्या काम कर रही है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है भाई साहब। तो इनमें से कौन सी चीज है जो बदलेगी भाई साहब, और कौन सी चीज नहीं बदलेगी? तो मैं बेसिकली बात करूं कि अगर कोई भी चीज, मतलब कि जो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो क्या कन्वर्ट करती है? उसकी स्पीड को बदल देती है, यानी कि जो उसकी स्पीड होगी वो कैसी होगी भाई? चेंज हो जाएगी। अगर स्पीड चेंज हो रही है तो भाई साहब तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, और यहां पर जो लैम्डा है यानी कि वेवलेंथ है, यानी कि स्पीड चेंज हो रही है तो स्पीड घटेगी बढ़ेगी, तो उसके साथ साथ वेवलेंथ भी क्या होगी? घटेगी और बढ़ेगी। तो स्पीड चेंज होगी तो वेवलेंथ भी चेंज होगी भाई। अब बात करता हूं स्पीड और वेवलेंथ की, तो स्पीड और वेवलेंथ तो चेंज होंगी होंगी। अब पूछ रहा है कि कौन सा चेंज नहीं होता, तो मैं बेसिकली तुम्हें बता दूं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो तुम्हारे किस पे ऊपर डिपेंड करती है भाई? तुम्हारे सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि किस सोर्स से फ्रीक्वेंसी निकली है। तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगी, और वो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है किस पे? सोर्स पे, ना कि मीडियम पे। तो ये चीज तुम्हें पता लगेगी कौन कौन सी चीजें मीडियम पे डिपेंड करेंगी और कौन सी चीज मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगी। कौन सी करेंगी वो है स्पीड और वेवलेंथ, और कौन सी नहीं करेगी वो है तुम्हारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई, आज के तुम्हारे हो गए 35 सवाल। कैसे थे? पहली चीज तो मुझे तुम ये बताओगी, सवाल अच्छे थे या बुरे थे? सवाल इजी थे, मॉडरेट थे, सवाल हार्ड थे? कुछ क्वेश्चंस मुझे लगता है अच्छे क्वेश्चंस थे, कुछ इजी भी थे। तो इजी क्वेश्चंस आते हैं भाई, तो आते हैं तो लेके भी आऊंगा मैं क्वेश्चंस। ठीक है भाई, 35 सवाल तुम्हारे सारे क्लियर हो गए। एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, ये चीज 35 के 35 सवाल तुम्हें आज नहीं तो कल, अगर मैं 10 दिन बाद अगर तुमसे पूछूं ना 35 सवाल कौन से हैं, तो तुम्हें याद होने चाहिए भाई। ठीक है, 35 सवाल तुम्हारे हो चुके हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो अब तुमने कहा था, तुम्हारी डिमांड थी कि सर बायोलॉजी के लेक्चर्स आने चाहिए, हर सब्जेक्ट के लेक्चर्स आने चाहिए, क्योंकि कोई नहीं पढ़ा रहा। तो कोई नहीं पढ़ा रहा तो तुम्हारा भाई पढ़ाएगा ना, और तुम्हारा भाई लेके आ रहा है तुम्हारे लिए शानदार से शानदार सीरीज के अंदर कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पास सारे के सारे बायोलॉजी के लेक्चर्स, जितने भी लेक्चर्स होंगे सारे मिलेंगे भाई। सारे चैप्टर्स मैं करवाऊंगा, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स मैं करवाऊंगा, और करवाऊंगा ही नहीं, ऐसा कंटेंट दूंगा कि तुम नर्सिंग के किसी भी एग्जाम में बैठ जाना भाई, सारा पेपर ठोक के आओगे। क्या करके आओगे? सारा पेपर ठोक के आओगे। कंटेंट बड़ा प्यारा दूंगा, देख लेना तुम। बायोलॉजी की क्लासेस शुरू होने वाली है, और जल्द ही शुरू करूंगा मैं, टेंशन मत लो, जल्द से जल्द, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों से पहले पक्का क्लासेस आ जाएंगी तुम्हें, ये तुम्हारे भाई का वादा है। तो आज के 35 सवाल कैसे लगे? सारे सवालों को, पहली चीज मैं तुम्हें बताऊं कि सारे सवालों को रोकना, सारे सवालों को देखना, पढ़ना, सारे सवाल करके जितने भी क्वेश्चन तुमसे हुए 35 के 35 हुए हैं, तो भाई लिखो और मुझे बताओ, हाँ भाई मेरे 35 सवाल हुए हैं। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, राम राम। नमस्कार दोस्तों, तो बाकी सर ने तो आपको पढ़ाई दिया है अपनी मैथ की क्लास, और मैं आपके साथ धीरेन्द्र कुमार जुड़ चुका हूं मैथ के लिए। तो मैथ के क्वेश्चन आपके एनए के अंदर बहुत ही कम आते हैं भाई, 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 5 क्वेश्चन तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, चाहे 5 हो चाहे 4 हो, और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी आते हैं, लेकिन बच्चे इन क्वेश्चनों को भी गलत कर देते हैं। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप इन क्वेश्चनों को 5 में से 5 करके आते हो तो और बच्चों से आप आगे हो जाओगे। तो मैं ये कहता हूं कि इन 5 क्वेश्चनों को आप हल्के में मत लेना, इन 5 क्वेश्चनों को भी आप बहुत अच्छी तैयारी करके जाना। क्या है कि कुछ बच्चे कह देते हैं कि हम तो साइंस पढ़ लेंगे, हम तो जीके पढ़ लेंगे। अरे भाई, जीके में से पूरे क्वेश्चन आने की संभावना नहीं होती है कि हमें पूरे क्वेश्चन ही आए। पूरे क्वेश्चन किसी को भी जीके में याद नहीं होती, क्योंकि यूपीएससी में केवल जीके तो आती है, उसमें मैथ तो आती कहाँ है? सीसेट में आती है मैथ तो।
लेकिन मैथ की तैयारी करो भाई, 5 क्वेश्चन ही आएंगे इसमें, और 5 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, इसका मतलब है आप और बच्चों से बहुत आगे हो। तो चलो हम शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 40% है, यदि P है जो Q से, P है तो Q से 40% कम है, यानी ये अगर ये 100 है तो ये 40 कम है, यानी ये कितना है, 60 है। किससे कम है, Q से कम है। तो बताओ Q है जो P से कितना अधिक है। अरे ये 60, ये 40 कम है, तो ये 40 ज्यादा है तो होगा P से। किससे ज्यादा है, P से ज्यादा है। तो ये पूछ क्या रहा है इस प्रश्न में कि P से ज्यादा है। किससे ज्यादा है, P से ज्यादा है। P से ज्यादा अगर पूछता कि 40 तो 40 में सीधा उत्तर बता देता, लेकिन ये प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत में जो कम या बत्ती होता है उसको तो हम लिखते हैं ऊपर हमेशा। और कहाँ से कम बत्ती हो रहा है, किससे पता चल रहा है, मुझे P से पता चल रहा है, यानी 60 से पता चल रहा है कि ये कम है या ज्यादा है। तो 60 से पता चलेगा ये ज्यादा है, तो बटे में वो लिख दो 60, जिससे हमें पता चल रहा है। और प्रतिशत के लिए क्या कर दो रहे, गुणा में 100 लगा दो। 0 से 0, 2 से 2, 2 से 3, और 200 में किसका भाग दे दो, 3 का भाग दे दो। 200 में 3 का भाग दोगे तो 66 है, पॉइंट कुछ आएगा। अरे 66 पॉइंट इसमें ऑप्शन अपने डी में स्थित है, सही है ना, सही है, बिल्कुल अपना राइट है, 66.66। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 49:25 है, तब उनके आयतन का क्या अनुपात होगा। रे क्षेत्रफल होता है स्क्वायर और अनुपात होता है, वो आयतन होता है किसी भी चीज की क्यूब। तो इसका मैं रूट निकाल लूंगा। क्या निकाल लूंगा, इसका क्षेत्रफल दे रखा है तो रूट निकाल लो, किस भुजा आ जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी, भुजा आ जाएगी। तो 49 का रूट निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 7, और 25 का रूट निकालूंगा तो कितना हो जाएगा रे 5। 49 का 7 और इसका 5। अब पूछ क्या रहा है, वो आयतन पूछ रहा है, तो आयतन इसकी 7 की क्यूब कर दो, इधर 5 की क्यूब कर दो। तो 7 की क्यूब आपको याद होनी चाहिए 343 होता है, और इसकी 125 होता है। तो 343 125 कहाँ है रे, इसमें है, तो अपना ऑप्शन है ए आंसर हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चनों में कितना टाइम लगा, अगर आप जल्दी करना चाहो तो 5 सेकंड, 10 सेकंड, अरे 1 मिनट नहीं लग रही ऐसे क्वेश्चनों को करने में। जब बच्चे ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं होता, अरे सिलेक्शन इसी वजह से नहीं होता है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसके द्वारा 34, 58 और 94 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष रहे। जब इस प्रकार से पूछा जाए तो करोगे क्या, भाई बड़ी संख्याएं हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या की बाकी निकाल दो। कितना बच गया रहा, 24। इसमें से फिर 94 में से किसकी बाकी निकाल दो, 58 की बाकी निकाल दो। ठीक है, और 94 में से किसकी बाकी निकाल दो, 34 की। 24, 36 और 60। अब ये संख्याएं बड़ी नहीं छोटी हो गई, तो इन सब का क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो। अब तो इन सब का एलसीएम तो निकाल देंगे हम। तो बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या पहले तो मैं 12 लेता हूँ कि 12 का भाग जाता है क्या सभी में, अरे जाता है, तो 12 उत्तर हो जाएगी। बाकी भी चेक करो, बाकी चेक करने के लिए भाग तो 6 का भी जाता है, और भाग तो किसका भी जाता है, 8 का तो नहीं जाता, भाग तो 6 का भी जाएगा। लेकिन 6 12 से क्या है, छोटी। और हमें जब भी एचसीएफ निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, तो बड़ी से बड़ी संख्या लेनी होती है। और यहाँ पे वो कह रखा है कि बड़ी से बड़ी, अगर छोटी लेनी होती तो हम 6 लेते, लेकिन कौन सी संख्या लेनी है, बड़ी लेनी होती है। जब ऐसे दे रखे हैं तो इनमें क्या कर लिया करो, आप बाकी निकाल लिया करो। क्या किया करो, बाकी निकाल लिया करो। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मान निकाल लो। भाई इसका मतलब क्या है, आपका बटा है ओ 5 ऑफ 2 + 3 - 12 है, 3 × 2, इसके बराबर में बताना है। अगर आपको बोर्ड मास का नियम आता है तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से।
तो सबसे पहले क्या हल होता है, ऑफ होता है। ब्रैकेट को हल करके किसको हल करो, ऑफ को। तो 3 और 2 क्या होता है 5, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 25, और 6 से इसको काट लो 5 माइनस 3 और 2 कितने होते हैं 3 दूनी 6, और 6 को 12 से किया तो 12 के 72 हो जाते हैं, और 25 को किया तो 125 में से किसकी बाकी निकालोगे 72 की बाकी निकालोगे तो 3, और 12 में से 7 गए तो 5, 53 आंसर आ जाता है, जो मेरा ऑप्शन है ए में है। मेरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी और क्या पूछ लिया, HCF पूछ लिया। जब इस प्रकार से कोई बड़ी बड़ी संख्याएं दे देता है तो मैंने अभी बताया कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या की क्या निकाल दो, बाकी निकाल दो। इसकी बाकी निकालोगे तो कितना बचेगा 4, और 18 में से 9 गए तो 9, 1394 बच गए। इसी प्रकार से इसकी बाकी निकाल दो, बड़ी में से छोटी की बाकी निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो 1394 इसमें बच रहे हैं, वो 1394 इसमें बच रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे विषम संख्या है और यहाँ पे सम संख्या है, तो भाग तो जाएगा नहीं। अगर इस संख्या का भाग नहीं जा रहा है तो क्या करोगे, इस संख्या का भाग नहीं जा रहा है तो इसके किसी न किसी गुणज का भाग जाएगा, तो इसके टुकड़े कर लो। तो 1394 के क्या कर लिया करो, जो भी अपना शेष आता है उसका क्या कर लिया करो, टुकड़े कर लिया करो। 2 से टुकड़े करो भाई, 2 का भाग जा रहा है, 2 छक्के 12, 1 बच गया, 1 बच गया तो 19 हो गया, 2 नाम 18, 1 बच गया, 2 7 14। तो ये तो एक अभाज्य संख्या की तरह आ गई 697। तो 697 में तो सबका भाग जाएगा भाई, 697 है ना, इसमें इसका भाग सभी संख्याओं में जाएगा, क्योंकि ये विषम संख्या भी है और सभी में चला जाएगा। तो इन सब का योग करके देखो, 9 से 15, 15 और 7 कितने होते हैं 22, कितने होते हैं 22। HCF में जब भी हमें दे रखा है, HCF में हमें क्या दे रखा है, बड़ी बड़ी संख्याएं दे रखी हैं। तो बड़ी बड़ी संख्याओं को क्या करोगे आप, माइनस कर लिया करो। क्या करो, माइनस कर लिया करो, और उनको छोटी संख्या में बना लो। या तो पहली बात, जब हम माइनस करते हैं तो वही उत्तर हो जाता है, और माइनस करने पर भी उत्तर नहीं आ रहा है ना, तो उसका कोई ना कोई गुणज उसका उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से उसके टुकड़े कर लिया करो, उसके उत्तर आ जाएंगे। भारत का पूर्वी बिंदु, चलो ये तो आपके जीके के क्वेश्चन आ गए। तो आप मैथ के क्वेश्चनों को एनए वालों बिल्कुल भी हल्के में मत लो। 5 क्वेश्चन है, और 5 क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। 5 नंबर आपके फोकट में मिलेंगे आपको। 2-4 आप क्लास देख लेना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चन आपको 5 सेकंड भी लगाएंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। 5 सेकंड में क्वेश्चन हो रहा है, आगे नेक्स्ट, 5 सेकंड में क्वेश्चन हो रहा है, नेक्स्ट। और 5 क्वेश्चन में बड़ी मुश्किल से अगर आपको 5 मिनट भी खा रहा है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्लास को पूरी को देखा करो, पूरे पेपर को हल किया करो। आपको कोई भी सब्जेक्ट, चाहे उसमें से कम क्वेश्चन आए या ज्यादा क्वेश्चन आए, छोड़ना कुछ नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार नमस्कार सभी जवानों का फिर से स्वागत फौजी स्टडी के इस दमदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है सभी जवान स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी तैयारी को बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ा रहे होंगे। मैं अनीता कुमारी आपको कराने वाली हूँ नर्सिंग असिस्टेंट जीके के क्वेश्चन सोल्व। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? गुहार मोती, किबिथु, इंद्राकोल, कन्याकुमारी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। गुहार मोती पश्चिमी बिंदु है, इंद्राकोल उत्तरी बिंदु, कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणी छोर है। तो सबसे पूर्वी बिंदु क्या हुआ?
किबुतु इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, पिंगली वेंकैया ने, डॉक्टर अंबेडकर ने? राइट आंसर होगा इसका पिंगली वेंकैया। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। पिंगली वेंकैया एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया। और संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिटरेट राज्य कौन सा है? मिजोरम, गोवा, केरल, त्रिपुरा? क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा इसका केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर राज्य केरल है, जिसकी साक्षरता कितनी है? साक्षरता 94% या 91%। और सबसे कम बिहार की है 61.8%, जनगणना 2011 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत चीन, भारत अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, भारत नेपाल? डूरंड भारत चीन के बीच तो कौन सी है? मैकमोहन, जो 1914 के शिमला समझौते के तहत निर्धारित की गई थी। उन्नीस के शिमला समझौते के तहत भारत चीन की बीच यह रेखा निर्धारित की गई थी। डूरंड रेखा होगी, डूरंड रेखा मुख्य रूप से पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, मध्य अंडमान में, छोटा निकोबार में? पोर्ट ब्लेयर को वर्तमान में श्री विजयपुरम के नाम से भी जाना जाता है। श्री विजयपुरम, जो कहाँ है? हमारे केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान में स्थित है पोर्ट ब्लेयर, और यह यहाँ की राजधानी भी है। पोर्ट ब्लेयर इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी भी है। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी अंडमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा राज्य किस देश से तीन तरफ से घिरा हुआ है? त्रिपुरा राज्य है वो किस देश से तीनों साइड से घिरा हुआ है? म्यांमार से, चीन से, बांग्लादेश से, भूटान से? तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। त्रिपुरा है वो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राज्य भाषा कहा गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राज्य भाषा कहा गया है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 343 में हिंदी को राज्य भाषा कहा गया है। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक अस्थायी प्रावधान था। भारतीय संविधान का अस्थायी प्रावधान था जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था। जम्मू कश्मीर को यह विशेष दर्जा प्रदान करता था। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था, जिससे जम्मू कश्मीर का अलग झंडा और अलग संविधान था, जिसे 2019 में भारत सरकार ने इसे समाप्त कर दिया, इस दर्जा को समाप्त कर दिया। और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया, जम्मू कश्मीर व लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वर्तमान में दोस्तों कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन द्वीप, नागर नगर हवेली, पुदुचेरी, चंडीगढ़, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। जिसमें सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। राइट आंसर क्या होगा इसका? लक्षद्वीप। यह 36 द्वीपों का एक समूह है। 36 द्वीपों का एक समूह है जो कहाँ है? अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में स्थित 36 द्वीपों का एक समूह है। यह सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। और सबसे बड़ा लद्दाख, सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछी गई है। 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3100 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण लंबाई क्या है? तो 2933 तो है पूर्व से पश्चिम की, और 3214 हो गई उत्तर से दक्षिण की। जो जम्मू कश्मीर के लद्दाख में उत्तरी बिंदु से मुख्य भूमि कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर है। 2933 पूर्व से पश्चिम की लंबाई है, 3214 उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।